हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमको कनेक्टिंग बॉडी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना होता है। और हो सकता है कि अलग अलग बॉडी का वेलोसिटी अलग अलग हो, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो और एक्सेलरेशन अलग अलग हो। तो उनके इन कनेक्टिंग बॉडीज के एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं कंस्टेंट रिलेशन। उसे ही हम कहेंगे कंस्टेंट रिलेशन। अगर आपसे कहीं कोई पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंस्टेंट रिलेशन, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे रिलेशन ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज। ओके, कहेंगे रिलेशन रिलेशन बिटवीन मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज। जैसे अगर आपको एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना हो, वेलोसिटी में रिलेशन निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना हो, तो आप कांस्टेंट रिलेशन का यूज करेंगे। जैसे हमने एक सिंपल सा केस पुली कांस्टेंट देखा। यहां पर हमने केस लिया था जिसमें हमने एक पुली का यूज किया था और यहां पर हम एक ब्लॉक m1 और दूसरा ब्लॉक m2 के एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे। और वहां पर हमने फिजिकल एनालिसिस से ये बताया था कि जितने एक्सेलरेशन से m1 नीचे की तरफ मूव करेगा, विद सेम एक्सेलरेशन दिस m2 मूव वर्टिकली अपवर्ड। तो आप इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए आपको कांस्टेंट रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक बहुत सिंपल सबसे इजी तरीका हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं पुली कंस्ट्रेंट की। और पुली कंस्ट्रेंट में सबसे सिंपल केस हम ले रहे हैं और उसी की हेल्प से हम ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई ब्लॉक m1 और दूसरा ब्लॉक m2 अगर किसी बॉडी किसी पुली से स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो इनका एक्सेलरेशन क्यों आप वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड इक्वल मैग्नीट्यूड में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल बहुत इजी केस हम देख रहे हैं जिसमें हम पुली कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पुली कंस्ट्रेंट की। पुली कंस्ट्रेंट। अब पुली कंस्ट्रेंट में हमारे पास में पुली के 3 टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल जिससे पुली कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल 2 स्ट्रिंग के टर्मिनल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस पुली के तीनों टर्मिनल का एक्सेलरेशन कंसिडर करें, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज आपको समझना है। और ये पुली कंस्ट्रेंट का रिलेशन अगर आप समझ जाते हैं तो बड़े से बड़े न्यूमेरिकल, टफ से टफ न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो हम इस आगे आने वाले लेक्चर में सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पर अगर हमने इस पुली को कंसिडर किया और इसके 3 टर्मिनल के एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर जैसे एरो की साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा ही हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ले रहे हैं। अगर तो लेट अस कंसिडर दिस एक्सेलरेशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्मिनल इज a1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड टर्मिनल इज a2, और ये जो थर्ड जिससे पुली कनेक्टेड इसका एक्सेलरेशन a3 हमने कंसिडर किया है। तो आप पुली कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं this a3 is equal to a1 plus a2 divided by 2। a3 is equal to a1, यहाँ पर हम इस केस के लिए लिख सकते हैं, वापस से हम यहाँ पर लिख के आपको बता रहे हैं, that is a3 is equal to a1 plus a2 divided by 2। अगर इस कंस्टेंट रिलेशन को आप याद रखते हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेम एज इट इज हम यहाँ पर अगर कंसिडर करें कि ये जो फर्स्ट टर्मिनल है वो a1 है, जिसका एक्सेलरेशन a1 है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है जैसा यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। सेकंड यहाँ पर जो a2 है वर्टिकली अपवर्ड हम कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, या फिर हम फिजिकली ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। और ये a3 वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पर a2 का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे a3 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई 2। लिखेंगे a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई 2।
क्योंकि यहाँ पर A2 का डायरेक्शन जनरल केस जो आपने फर्स्ट केस देखा था उसके अपोजिट लिया है, तो यहाँ पर आपको A2 को माइनस लेना पड़ेगा। सेम एज इट इज थर्ड केस हम देख रहे हैं, अगर आपने इस A2 को किसी फिक्स्ड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया है, ये है A1, ये है A3 और ये A2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इसका एक्सेलरेशन होगा 0। बहुत ध्यान से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपके पास रिलेशन आया A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A3। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद रख लेते हैं, अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर हम इस फर्स्ट कंस्ट्रेंट की हेल्प से ये जो हमने केस देखा है कि A1 अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो A2 वर्टिकली अपवर्ड होगा और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, ये प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम यहाँ पर ये जो पुली हमारा है इसके लिए कंस्टेंट रिलेशन लिखेंगे। हमको यहाँ पर पता है A1 वर्टिकली डाउनवर्ड और A2 वर्टिकली अपवर्ड अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, और A3 यहाँ पर कितना होगा? 0। A3 कितना होगा? 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू A3, और A3 0 है क्योंकि वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, क्योंकि वो फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम A1 माइनस A2 बाई 2 इक्वल टू 0, मतलब कि A1 इक्वल टू A2 लिख सकते हैं। ओके, और यही हमको वेरीफाई करना था। मेरे प्यारे बच्चों, हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा। अगर हम ये जनरल केस पुली कंस्ट्रेंट का लेके चले तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपल ये जो A3 आपके पास में मिलता है, ये A3 इसको आप लिख सकते हो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द पुली कंस्ट्रेंट। अगर यहाँ पे किसी का भी डायरेक्शन चेंज होता है सो यू हैव टू टेक नेगेटिव। अगर A3 का डायरेक्शन चेंज होता है तो A3 आपको नेगेटिव लेना है, A1 का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो A1 नेगेटिव लेना है, A2 का डायरेक्शन चेंज हो रहा है A2 नेगेटिव, और सबका अगर एक साथ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सबको फिर आप वापस से पॉजिटिव ले सकते हैं। इट इज़ योर कंसिडरेशन। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि पुली कंस्ट्रेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।